रियल सेंस में अब चालू हो रहा है, ध्यान रखना। अब तक क्या था? अब तक था टाइप ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, वो तो 11th क्लास थी। फिर भारत की कंडीशन एग्रीकल्चर के समय क्या थी, वो आया ना, वो सब था। प्लानिंग कमीशन बनाई गई। लेकिन अब इतना मेहनत करके प्रोफेसर महालनोबिस, प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन, ने 1950 से लेकर 1990 के दशक में एग्रीकल्चर में क्या ठीक किया। कल हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या थी, पढ़ी थी, और एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या थी फॉर इंडियन इको। दूसरी बात ध्यान रखना, इंडियन इको के आंसर को लिखने के लिए आपको हर बात इंडिया के रेस्पेक्ट में ही लिखनी है, आपको वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में नहीं लिखनी। आपसे पूछ रहे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपको ये नहीं लिखना इट इज अ प्राइमरी सेक्टर, वो सबको पता है। आपको ये लिखना है भारत में सिचुएशन क्या थी, राइट? क्योंकि सेकंड बुक का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, सेकंड बुक का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमिक्स। तो उसके अंदर हर चीज आपको किसके रेस्पेक्ट से लिखनी पड़ेगी? इंडिया के रेस्पेक्ट से। तो अब सबसे पहला रिफॉर्म बच्चों जो कि हुआ, आई थिंक ये फर्स्ट स्लाइड तो कल हम पढ़ चुके थे ना, टेक्निकल रिफॉर्म। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट स्लाइड के जो टॉपिक थे ये कल हो चुके थे, फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूं। सबसे पहले फार्मर की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, ये हेडिंग दिख रही ना, ठीक, हमने HYV सीड्स यूज की। कौन सी सीड यूज की? गलती से भी इसको HIV मत लिख देना, पागलपन मत करना बिल्कुल। वहां HIV वो लिख देते, एड्स लिख देते, वो नहीं है। निखिल, HYV हाई यील्डिंग वेराइटी। जिस वजह से गेहूं, ये MCQ में ध्यान रखना, ज्वार बाजरा, ये इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि गेहूं ज्वार बाजरा सबकी रोटी बनती, मेज और कॉटन का बल्क प्रोडक्शन किया गया। साथ ही फर्टिलाइजर्स की यूज को परमिट किया गया। सरकार ने बोला ओके कम प्रोडक्शन हो रहा है, चलो फर्टिलाइजर यूज करो, केमिकल्स यूज करो, और हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग की तरफ जाने लग गए। क्योंकि फार्मर का अब उद्देश्य सिर्फ खुद का पेट पालना नहीं था, उसका खुद का उद्देश्य पेट पालना प्लस प्रॉफिट कमाना भी था, और HYV सीड्स ने उसे बहुत ज्यादा हेल्प की। तीसरा रिफॉर्म, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज परमिट कर दिया सो दैट फसल में कीड़ा ना लगे। अभी आपने थोड़े समय पहले, साल 2 साल पहले आपने सुना होगा कि टिड्डी लग गई पूरे खेत में, पूरा खेत खा गई टिड्डी, राइट? तो दैट इज अ इंसेक्ट जो बल्क क्वांटिटी में, लाखों की संख्या में वो आता है और पूरे पूरे खेत को खा जाता है विद इन मिनट्स पूरा खेत साफ, राइट? तो उसको कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने, वो तो अभी का डेवलपमेंट है, उससे पहले भी कई तरीके की बीमारियां हुई, फसल में कीड़े लगने लगे, तो ये सब काम अप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को अप्रूव कर दिया। एंड द थर्ड थिंग, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रोटेशन ऑफ क्रॉप, ये पूरा मन से लिखने वाली स्लाइड है, ये सब अप्रूव कर दिया। ये थे टेक्निकल रिफॉर्म। कौन से रिफॉर्म बोलो? इसके अलावा आप जानते हो लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत थी, क्योंकि जमींदारी सिस्टम काम करता था। क्या काम करता था बोलो? जमींदारी सिस्टम काम करता था सर। इतने ज्यादा इंटरमीडियरी थे बीच में, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था। राजीव गांधी व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, तो वो कहते थे कि इफ आई गिव 100 रुपीज फ्रॉम सेंटर, अगर हम सेंटर से 100 रुपए देते तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपए बन जाते। कितने बन जाते? 10। दैट मीन्स 90% करप्शन। वो तब की बात है जब देश में विपक्ष अच्छा होता था, आज तो विपक्ष बचे ही नहीं है। तो आज आप सोचो लेवल ऑफ करप्शन क्या होगा। तो लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? लैंड रिफॉर्म की, क्योंकि इतने ज्यादा इंटरमीडियरी हो गए थे, जमींदार इतना परेशान करते थे फार्मर को कि उनके पास, फार्मर के पास ना तो खुद की जमीन है, और खुद मेहनत करके उसने जो प्रोडक्शन करा है क्रॉप्स का, वो भी उसको लगान के फॉर्म में देना पड़ता था। कैसे देना पड़ता था बोलो? लगान के फॉर्म।
तो सबसे पहले इन इंटरमीडियरी को बिटवीन द स्टेट एंड एक्चुअल टिलर पॉपुलरली नोन एज जमींदार वर अबॉलिश। 1950 के दशक में जो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रिफॉर्म किया गया, ये जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया और बोला जो फसल उगाएगा वो जमीन का मालिक होगा। दैट मीन्स ओनर्स वर मेड द टिलर्स। जो सॉइल के टिलर्स थे, जो सॉइल पे काम करते थे, जो खेतीबाड़ी करते थे, जो खेतीबाड़ी करेगा उसको मालिक बना दिया। क्या बना दिया बोलो? मालिक। दूसरा बड़ा रिफॉर्म, रेंट को रेगुलेट किया। क्योंकि आप सोचो किसी फार्मर के पास खुद की जमीन नहीं है, तो आज भी ये प्रैक्टिस होता है कि जिसका खेत है वो रेंट पे दे देता है, और जो भी प्रोडक्शन होता है आपको आपका रेंट मिल जाएगा, वो प्रोडक्शन बेच के अपनी कमाई कर लेगा। तो रेंट इलीगली बहुत हाई चार्ज होता था उस समय। जिनके पास खुद के खेत नहीं तो उनसे आधा से ज्यादा तो रेंट ही ले लेते थे, तो वो आदमी खुद खाएगा क्या और मेहनत कैसे करे। तो कहते हैं रेंट को रेगुलेट करा, जिसमें इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम कल्टीवेटर, रेंट्स को फिक्स कर दिया गया और बोल दिया गया कि लैंड की रेंट, जो जमीन की रेंट है, वो 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब मान लो अगर पूरी क्रॉप 30 लाख रुपए की बिकी, तो मैक्सिमम रेंट कितना ले सकते हो आप? 10 लाख। आया ना? ताकि वो बेचारा 1/3 खुद के पास रखे, 1/3 मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा ले। इज इट क्लियर? तो रेंट को रेगुलेट कर दिया। थर्ड बड़ा रिफॉर्म, याद है आपको, कल मैंने आपको पढ़ाया था होल्डिंग्स। होल्डिंग्स मतलब अमीर फार्मर के पास बहुत ज्यादा जमीन और गरीब फार्मर के पास बहुत कम जमीन, उसको भी रेगुलेट करा ताकि जमीन सिर्फ कुछ लोगों के पास ना रहे। होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया। साथ ही ऐसी प्लॉट्स अलॉट की फार्मर को कि कोई भी फार्मर, consolidation is a process to allot land to the farmer in one place as a replacement for his scattered holding here and there. That means पहले क्या होता था, किसान 10-10 जगह खेत लेके रखते थे। मतलब राजस्थान में 2 खेत रख लिए, फिर 2 खेत एमपी में रख लिए, 2 खेत महाराष्ट्र में रख लिए। अभी उनको क्या बोला, अपनी दूसरी स्टेट्स के खेत को बेच दो और एक ही स्टेट में अपने खेत को रखो, ताकि आप मल्टीपल जगह अपना कंट्रोल ना कर पाओ। आया ना? अगर हर आदमी 10 खेत ले लेगा, 2-2 हर स्टेट में, तो हर स्टेट में उसका कंट्रोल हो जाएगा ना। तो उसको खत्म करने के लिए क्या बोला, अपनी होल्डिंग्स को काटो, सरकार को दे दो और अपनी होल्डिंग्स को एक ही स्टेट में सीमित कर लो। इज इट क्लियर? इससे क्या होगा, आपकी मल्टीपल जगह मोनोपोली नहीं हो पाएगी। आया ना? इवन लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग लगा दी। लैंड होल्डिंग पर सीलिंग का मतलब होता है इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी लैंड होल्ड करके रख सकता है। इस पे भी सरकार रेगुलेशन लेके आ गई कि एक फार्मर अपनी औकात के हिसाब से कितनी जमीन खरीद सकता है। आया ना? तो लैंड सीलिंग, बोलो लैंड सीलिंग समझ में आया? टू प्रोमोट इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीलिंग हैज इम्पोज्ड ऑन होल्डिंग साइज द सरप्लस लैंड। उस लिमिट के ऊपर अगर आपने जमीन होल्ड की तो किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट। बोलो अच्छा रिफॉर्म था कि खराब था? अच्छा रिफॉर्म था ये। इससे अमीर फार्मर को और अमीर बनने से क्या किया गया? रोका गया। तो सरप्लस लैंड विल बी रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं रिवर्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मैं बजट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस लैंड को रिवर्स कर दिया गया टू गवर्नमेंट। पढ़ाया था मैंने बजट में, रिवर्शन पढ़ाया था। एंड लास्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब फार्मर के पास वैसे ही खुद के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस के बाद मार्केटिंग करने के लिए कुछ था नहीं। कल हमने डिस्कस किया था कि फार्मर के पास मार्केटिंग टेक्निक्स नहीं थी। अब क्या किया, मान लो ये जैसे 10 फार्मर है, इन्होंने गेहूं उगाए, उन्होंने चावल उगाए, उन्होंने दाल उगाए, उन्होंने राजमा उगाए, चने उगाए, छोले उगाए से। तो अब बोला आप सब अपने अपने प्रोड्यूस को इकट्ठा कर लो, एक नाम दे दो जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सब मिलके एक रेट डिसाइड कर लेंगे, जो रेट डिसाइड की उस पर ये चावल बेच सकती है, उस पर वो चने बेचेंगी, उस पर वो राजमा बेचेंगी, उस पर वो मूंगफली बेचेंगी। दैट मीन्स कोऑपरेटिव फार्मिंग। बताओ अच्छा प्रैक्टिस था या खराब था? अच्छा था। पहले हर फार्मर अलग अलग जाता था मार्केट में एक्सप्लॉइट होने के लिए। अभी सारे फार्मर ने अगर रेट डिसाइड कर ली तो एक्सप्लॉइटेशन के चांस क्या हो जाएंगे? कम। बोलो हाँ या ना?
कोई डाउट? ये थे एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजिकल और लैंड रिफॉर्म्स। बोलो यहाँ तक में कोई डाउट? अरे यहाँ तक के इस चैप्टर में कोई डाउट बोलो, एक बार फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ते। थर्ड रिफॉर्म थे जनरल रिफॉर्म्स। देखो पहले रिफॉर्म कौन से पढ़े अपन ने? टेक्नोलॉजिकल। सेकंड कौन से पढ़े? लैंड रिफॉर्म। अब कुछ रिफॉर्म की कोई कैटेगरी नहीं है, तो जिन रिफॉर्म की कोई कैटेगरी नहीं है वो कहाँ आ जाएंगे? सारे जनरल रिफॉर्म में। जैसे क्या फार्मर की हेडिंग लगी हुई है सारी, राइट? क्या फार्मर के पास क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए पानी था क्या? कल पढ़ाया था मैंने प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर में। देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, ये इंडियन है, इंडियन इको में कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट कम है। आप देखोगे तो इतनी सी बुक जिसमें सारी स्लाइड सब कुछ दे दिया, इससे डबल वर्क आपने मैक्रो में किया है, लेकिन नंबर 40 ही है, और उसकी आधी मेहनत है और नंबर 40 है। दैट मीन्स पढ़ते वक्त अगर कंसंट्रेशन होगा, पढ़ते वक्त नींद निकालोगे कुछ नहीं होगा। वैसे भी स्कूल में तो कैसे पढ़ाते हैं आप पता कर लेना मार्केट, लेकिन हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हो और यहाँ पर आप नींद निकाल रहे हो, आप खुद नालायक हो, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा काम है टेस्ट लेने का, मैं ये 2 चैप्टर होने के बाद आपका टेस्ट ले लूंगा। और वैसे भी शुरू के 3 चैप्टर, मैंने आपको जब इंडियन शुरू करी हुई थी मैंने आपको समझाया था, शुरू के 3 चैप्टर थोड़ा हिस्ट्री बेस है, उसके बाद जो 4 चैप्टर है, कौन से? ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, वो जनरल चैप्टर है। वहाँ वैसे भी इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम में 2 चैप्टर कोर्स में तो पढ़ने तो पड़ेंगे ना। 8 नंबर है, 8 नंबर से एक रैंक नीचे हो जाती है। इज इट क्लियर? तो जनरल रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म क्या किया गया? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। गांव गांव में कुएं खोदे जिससे इरिगेशन फैसिलिटी एक्सपांड हुई, और आज 45% ऑफ लैंड इज अंडर कल्टीवेशन। मतलब हमारा जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 45% कल्टीवेशन आज कर रहे हैं। उसके अलावा फार्मर के पास, कल हमने पढ़ा था कि फार्मर के पास लोन नहीं होता था, पैसा नहीं होता था हमारी फार्मिंग करने के लिए। तो इसके लिए सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप उठाया, और जिसके अंदर कॉमर्शियल बैंक्स एस्टेब्लिश किए गए। इवन आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश किए गए हर गांव गांव में, ताकि लोन की फैसिलिटी हर फार्मर तक पहुंच सके। और उसके बाद भारत में आरबीआई जैसा बैंक, आरबीआई जैसी इंपॉर्टेंस वाला बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बना दिया। मतलब आरबीआई और ये एक जैसे नहीं है, आरबीआई तो सुप्रीम ही है, रहेगा जब तक चांद रहेगा, आरबीआई सुपरवाइजर ही रहेगा। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जैसी पावर्स दे दी गई एक बैंक को, जिसका नाम दिया गया नाबार्ड। क्या नाम दिया गया? नाबार्ड। पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि स्टैब्लिश हुआ हमारा। इस पे नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ, इसके क्या फंक्शन है, उसकी आगे पूरी स्लाइड आ रही है, आगे तो पूरी स्लाइड आ रही है, लेकिन ध्यान रखना ये आरबीआई लेवल का बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? एग्जाम में नाबार्ड पे राइट अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है, आगे पूरी स्लाइड आ रही है। बोलो यहां तक कोई डाउट? तीसरा जनरल रिफॉर्म किया गया, क्योंकि क्या होता था, सेम गेहूं मान लो ये 3 लोग उगा कर लाए, ये 3 लोग मान लो गेहूं उगा कर लाए, तो पहले क्या होता था, गेहूं की कोई स्टैंडर्ड रेट डिसाइडेड नहीं थे। तो कोई व्यक्ति गेहूं अपनी सस्ती बेचता था, कोई महंगी बेचता था, कोई बेचता ही नहीं था, उसको लगता था पैसा तो मिल नहीं रहा है, इतना तो मैं खुद ही बेच लूंगा आपस में। तो कोई प्रोडक्शन मार्केट में आता ही नहीं था, कोई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रेट पर खरीदा जाता था और कोई प्रोडक्शन बहुत कम रेट पर खरीदा जाता था। इसलिए सरकार ने इनको रेगुलेट कर दिया, मार्केट को रेगुलेट कर दिया, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जो भी मैंने समझाया आपको, मिल करके फार्मर अपना प्रोडक्शन बेचते थे, उस चीज को बढ़ा दिया, सो दैट फार्मर को मिल सके, अगला पॉइंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आप देखिए, द कमिटी इज ऑल्सो इंश्योर्ड, यहाँ पर जो मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए जो कमिटीज बनाई गई, उन्होंने इंश्योर करा कि पेमेंट जो फार्मर को हो रहा है वो डायरेक्टली उसके वेट, जो भी क्रॉप का वेट है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाए। और मार्केटिंग सोसाइटीज इसलिए बनाई गई ताकि वो बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि पहले अगर अकेला फार्मर
अगर अकेला फार्मर बेचने आता था तो मैं जो भी रेट बोलूंगा वो उसको माननी पड़ती थी, लेकिन अब अगर पूरा ग्रुप ऑफ फार्मर मिलकर के बेचने आएगा तो मुझे उनकी मानी हुई रेट पर उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। इससे कस्टमर की, हमारे फार्मर की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। और फिर सरकार लेकर के आई, यूपीए सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स, जिसको बोला गया एमएसपी। मतलब इतना पैसा तो हर क्रॉप का उसे मिलेगा ही, टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। अगर इससे कम पर किसी ने फसल खरीदी तो उस व्यापारी का ट्रेडिंग लाइसेंस कैंसिल करने के प्रोविजंस गवर्नमेंट लेकर के आई कि आपको फार्मर को कम से कम इतना सपोर्ट प्राइस तो देना ही पड़ेगा। इस एमएसपी पर आप अपना इको का प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इको के जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो आपको बनाने हैं उसके अंदर आप मैक्रो के और इंडियन के दोनों टॉपिक्स आप ले सकते हो। तो टॉपिक अलॉट का काम मैं खुद करूंगा, ठीक है, और जो टॉपिक अलॉट करेंगे उस पे आपको फाइल बनानी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी पर भी एक फाइल अलग से बनती है। और ये बात भी ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैक्रो के टॉपिक से वाइवा थोड़ा सा टफ हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि सामने वाला भी जो स्कूल से आ रहा है उसकी भी मैक्रो ही अच्छी है। क्लियर? इंडियन के टॉपिक से लेने का फायदा ये है कि इंडियन इको के टॉपिक्स एक तो लिमिटेड होते हैं, दूसरा सामने वाले को इतना कुछ आता नहीं है, और अगर आता भी हो तो एनसीईआरटी से ऊपर तो वो भी नहीं जा सकता वाइवा में। कोई भी टीचर एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता। तो इंडियन में कंटेंट कम होगा, फाइल इजीली बन जाएगी और वाइवा फाइल में से ही होगा। लेकिन मैक्रो में वो कोई न्यूमेरिकल भी दे सकता है वाइवा में सॉल्व करने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है, और एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में भी घुस सकता है। इज इट क्लियर? जैसे आप जानते हो नेशनल इनकम और एडीएस का सीधा लिंक है। तो मान लो आपने मैक्रो में प्रोजेक्ट बनाया नेशनल इनकम पे, वो आपसे एडीएस को लिंक करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो मैक्रो लेने के अपने फायदे, उधर रटना कम पड़ेगा प्रोजेक्ट पे, लेकिन क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। इंडियन का फायदा क्या है, आप इंडियन के टॉपिक उठाओ तो जो फाइल में वो उसी को पढ़ते पढ़ते पूछता है, हाँ बताओ इसमें क्या लिखा है आपने। ये और एडवांटेज होता है इंडियन का। वही एडवांटेज सीबीएसई पेपर में भी है। मैक्रो के क्वेश्चंस कंपैरेटिव टफ होते हैं, इंडियन के क्वेश्चन में टफ क्या होगा? अब वो बैटल ऑफ प्लेसी का ईयर 200 साल पुराना थोड़ा ना पूछेगा, वही पूछेगा जो स्लाइड में लिखा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते। एग्रीकल्चर पॉलिसीज 1950 से लेकर 1990 तक जो रही उसकी एक पूरी समरी देखो। यहां पर मैंने ऊपर की चारों स्लाइड की समरी आपको दी है। आप देखोगे तो मैंने यहां समरी चार्ट अलग से कॉपी में ना बनवाकर इसी स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है। इधर आप 4 स्लाइड ऊपर की यहां कॉपी हो रही है, सारे पॉइंट्स अलग से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमने रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और रिफॉर्म्स की एक कंबाइंड स्लाइड यहां पर आपके सामने। इसको आप आराम से समरी रूप में जब आप इस चैप्टर को पढ़ने जाओ तो आप सीधा इन पॉइंट्स को याद कर लो और अंदर का मन से भी लिख सकते। है ना? अगला रिफॉर्म एग्रीकल्चर का, जिसको बोला जाता है हरित क्रांति। आप देखोगे तो यहाँ अर्थ विथ ग्रीन बैकग्राउंड यहाँ पर बन गई। हमने हमारी प्लेनेट को, नॉट इवन प्लेनेट, हमने हमारी कंट्री इंडिया, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, हमारे देश में हरित क्रांति आई। इसकी वजह से आज भारत फूड ग्रेन्स, आज भारत फूड ग्रेन्स इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है बोलो? एक्सपोर्ट। अगर ये हरित क्रांति नहीं आई होती, अगर एग्रीकल्चर में ये डेवलपमेंट नहीं होता, हम कह रहे हम सिर्फ पैसों का भीख नहीं मांग रहे होते, हम भूख से मर रहे होते, और हमें भूख से हम ना मरे इसलिए हमें क्रॉप्स इंपोर्ट करनी होती। जबकि इस रेवोल्यूशन की वजह से रिवर्स हो गया, आज हम भूख से तो नहीं मरते कम से। और ये क्रांति लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी हमारी HYV सीड्स। कौन से सीड्स बोलो? HYV सीड्स। एग्जाम में अगर वो पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है तो आपको कोई भी हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लिखोगे यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मीन्स एंड HYV सीड्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन।
to increase agricultural production is called as green revolution. आया ना? वो वहाँ लिखा हुआ भी है, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का उपयोग करना और भारत में हरित क्रांति लेकर के आना को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। यहां से अब आपको लग रहा होगा कि चैप्टर थोड़ा इजी तरफ जा रहा है, क्योंकि यहां पर से आप मन से लिखना शुरू कर सकते हो। तो द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी एडॉप्टेड ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, इसको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ऊपर हमने 12 प्लान के टॉपिक पढ़े थे, याद करो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, ऐसे लेटेस्ट 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कौन से ईयर प्लान में आई? थर्ड 5 ईयर प्लान में आई, बातें नहीं, जिसके अंदर ओल्ड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को रिप्लेस किया गया विद टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और हमारा एम रहा कि हम फर्टिलाइजर्स मार्केटिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएं सो दैट हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या हो सके, बोलो, बढ़ सके। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के 40 साल में 2 फेज आए। कितने फेज आए? 2 फेज। फर्स्ट फेज, यह सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, आया बिटवीन 1960s एंड मिड 70s। ये एमसीक्यू के लिए फर्स्ट फेज ग्रीन रेवोल्यूशन का कब आया, बोलो, बिटवीन 1960s एंड मिड 70s, जिसके अंदर HYV सीड्स के प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया गया टू सम एफ्लुएंट स्टेट्स। एफ्लुएंट स्टेट्स का मतलब है वो स्टेट्स जो कि एग्रीकल्चर में अपना योगदान ज्यादा देते हैं। तो पहले फर्स्ट फेज में सिर्फ उन स्टेट्स को बोला गया कि आप HYV सीड्स के प्रोडक्शन करके दिखाओ, जिसमें सबसे पहले आता है पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बाद में इस फेज को दूसरे रीजन्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स की स्लाइड है ये, जो कि पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें फर्स्ट फेज 60s से लेकर 70s, जिसमें 3 स्टेट्स पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेस्ट्रिक्ट किया, फिर अदर फेजेस। एंड सेकेंड फेज में जो कि मिड 70s से लेकर मिड 80s तक चला, 80 के दशक तक ये चला, जिसमें HYV टेक्नोलॉजी को स्प्रेड किया गया टू लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो ये थे 2 फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हिस्ट्री है, इसमें मैं क्या ही बताऊं, तो बस ध्यान रखना, फर्स्ट फेज में 3 स्टेट पे फोकस था और दूसरे फेज में सारी स्टेट्स पर फोकस था विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। ये स्लाइड अगेन रट्टाबाजी वाली स्लाइड नहीं है, या आप मन से लिख सकते हो कि क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत की, अब वही घिसी पिटी लैंग्वेज वापस, 75% जनता कहाँ काम करती थी? एग्रीकल्चर। वो डिपेंडेंट थे मॉनसून पे, बारिश नहीं होती थी तो बेचारे फांसी पे लटक जाते थे, क्योंकि कर्ज नहीं चुकाया तो आगे बच्चों को चुकाना पड़े, कई बार तो पूरा पूरा परिवार मर जाता था, जहर खा लिया किसी ने, कभी क्या कर लिया। तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत कम भी थी। इसके पीछे एक और रीजन था, भारत की एग्रीकल्चर की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था। एज अ रिजल्ट हमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलकर के एग्रीकल्चर की स्टैग्नेशन, याद है स्टैग्नेशन, याद है, एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए परमानेंटली हमको क्या लाना पड़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन। अब कोई भी हरित क्रांति आई तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले अब आ रहा है इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉजिटिव। सबसे पहला, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा क्रॉप्स का, जो हम बाहर से दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे आज हम वो खुद बनाने लगे, इसलिए हमारा मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया। यहाँ पर ध्यान रखना, मार्केटेबल सरप्लस का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ सकते हैं। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि आपने मार्केट में बेचा अपनी भूख माइनस करके। मतलब मान लो फार्मर ने अगर 2000 किलो वीट उगाई, कितने मान लो 2000 किलो वीट उगाई, उसमें से 400 किलो वो खुद खा गया। एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें कई बार, वो बोलता है फार्मर क्रॉप टोटल प्रोडक्शन 2000 किलो, खुद खा लिया 200 किलो, तो बताओ मार्केटेबल सरप्लस कितना होगा? उसमें ऑप्शन में 2200 भी देता है, 2000 भी देता है, 1800 भी देता है, तो आप किस पे टिक करोगे? 1800। 2000 किलो बनाया माइनस 200 किलो खुद खा लिया, तो मार्केटेबल सरप्लस कितना हुआ बोलो? 1800।
जो क्रॉप प्रोडक्शन आपने एक्चुअल में मार्केट में बेचा, इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट की ग्रोथ हुई और साथ ही हमने गुड प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक खाने जो हम अल्टरनेटिवली कई बार रोज रोटी तीनों टाइम और कई बार एक टाइम रोटी एक टाइम चावल, हर घर का अपना यही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है। जो वेजिटेरियन लोग हैं यही खाते, कई लोग रोटी चावल एक साथ खाते। तो वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया सो दैट भारत में कोई भूखा ना मरे। सेकंड, आपने कभी सुना है राशन दुकान, राशन की शॉप, राशन की दुकान सुना है जहां पर 2 रुपए किलो में गेहूं और शायद 3 रुपए किलो में चावल, ऐसा कुछ है सिस्टम। गरीबों को, बीपीएल लोगों को मिलते, ठीक है। वो बात अलग है कि बीपीएल और अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट हमारी एनसीईआरटी में इंडियन के अंदर थे, जो कि 4 साल पहले की सिलेबस से पॉवर्टी चैप्टर क्योंकि इन्होंने हटा दिया। आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के बाद सीधा 5 है, तो बीच में एक पॉवर्टी चैप्टर था, वो पढ़ाना पड़ता था हमें। लेकिन अब क्या हुआ, नए सिलेबस में उन्होंने पॉवर्टी को हटा दिया। लेकिन आप फाउंडेशन की को जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है वहां इंडियन इको में आपको पॉवर्टी वगैरह पढ़ने को मिले, ठीक है। तो वो पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार राशन शॉप मेंटेन करती है, जिससे गरीबों को सस्ती रेट में गेहूं, चावल, आटा, दाल, ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये सब मिलता है। घासलेट मिलता है कई बार, ठीक है, चूल्हा जलाने के लिए। पर अब तो उज्ज्वला योजना आ गई तो फिर घासलेट देना बंद ही कर दिया गरीबों को। उनको लगता है कि टंकी ज्यादा सस्ती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा ये हुआ कि हमारा फूड ग्रेन का स्टॉक बढ़ गया और इट कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। हमारा बफर स्टॉक क्रिएट होगा। क्या स्टॉक क्रिएट हो गया? बफर स्टॉक का मतलब होता है आपातकाल स्थिति में, मान लो वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो क्या आप ऐसे वॉर डिक्लेयर है बाहर मार्केट में जा सकते हो खाना लेने? नहीं। तो सरकार आपके घर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू राशन वगैरह पहुंचाने का काम करती है जब एक्सट्रीम वॉर सिचुएशन होती है। तो सरकार ये काम क्या मोदी जी खुद प्रोडक्शन करेंगे गेहूं का? नहीं, ये काम सरकार करती है थ्रू बफर स्टॉक। कैसे काम करती है बोलो? बफर स्टॉक। एंड बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, एज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट, प्राइसेस आर रिलेटिवली लोअर। आया ना, फार्मर अपना सारा प्रोडक्शन मार्केट में बेचता था, क्रॉप सस्ती रहती थी और इस वजह से गरीब भी उसको खरीद करके खा सकता है। तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कुछ रिस्क भी था ग्रीन रेवोल्यूशन में, कुछ रिस्क भी था। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उस पर पेस्ट अटैक ज्यादा होने लगे, राइट? क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से अगर प्रोडक्शन होता तो खेत में प्रॉपर नेट वगैरह लगा करके ताकि कीड़ा ना लगे, लेकिन अब नेट लगाना पॉसिबल नहीं क्योंकि बल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस वजह से पेस्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए और देयर इज अ रिस्क कि स्मॉल फार्मर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। आज भी आप देखो कई सारे ऐसे फार्मर हैं जो ऑर्गेनिक दाल उगाते हैं, ठीक है। आप ऑर्गेनिक दाल मार्केट में घूम के पता करना, जो आप नॉर्मल दाल खाते हो वो 100 से 150 रुपए किलो, मैक्सिमम 200 रुपए किलो तक जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक दाल की रेट शुरू होती है 300 रुपए किलो से ऊपर। और उसको बनाने में मेहनत भी ज्यादा लगती है क्योंकि उसका टेस्ट ओरिजिनल होता है, उसमें कोई पॉलिशिंग दाल की नहीं होती, और वो महंगी भी होती है। उसका एक रीजन है कि एक तो पीछे साइलेंट, एक तो ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन कम होता है, उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही ज्यादा है, और उसमें आर्टिफिशियल केमिकल वगैरह ऐड नहीं है, तो उसमें सारे मसाले ऊपर से डालने पड़ते। तो स्मॉल फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही था, उसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्योंकि वो खरीद ही नहीं सकता, वो एफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए उससे कोई फायदा स्मॉल फार्मर को नहीं हुआ। इसका एक रीजन ये रहा कि क्योंकि स्मॉल फार्मर को फायदा नहीं रहा तो फायदा किसको रहा? अमीर फार्मर को, और इस वजह से अमीर और अमीर होता गया और स्मॉल फार्मर और गरीब होता गया। इस वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई। इनकम इनइक्वालिटी क्या हुई बोलो? बढ़ गई। यहां तक कोई डाउट? 2 मिनट का होल्ड लेंगे, पानी पिएंगे जिसको पीना है, और फिर वापस 15 मिनट की क्लास होगी। लास्ट स्लाइड दिवाली वेकेशन से पहले की, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
सबसे पहले आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन सिर्फ कुछ ही प्रोडक्शन, कुछ ही क्रॉप्स का बढ़ा। उसमें से मुख्य थे गेहूं और चावल। कोई सिमिलर राइस दूसरी क्रॉप्स में नहीं हुआ। देयर हैज बीन नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कॉमर्शियल क्रॉप, जिसमें जूट, कॉटन, चाय, कॉफी, ये सब का प्रोडक्शन उतना ही रहा। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका बढ़ा बोलो ग्रीन रेवोल्यूशन से? सिर्फ और सिर्फ गेहूं का और चावल। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फैलाव था वो कुछ स्टेट्स में तो ज्यादा था, क्योंकि कुछ स्टेट्स उतने कैलिबर भी रखते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ स्टेट्स का जिनको फायदा हुआ, उन्होंने वास्तव में काम किया तो फायदा हुआ, जिसमें मुख्य रूप से आए पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अदरवाइज दूसरे स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन की प्रोग्रेस कुछ खास नहीं हुई, जिसमें था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये अब याद ही करना है, इसमें मैं कोई और दूसरी स्टेट तो डाल नहीं पाऊंगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ स्टेट को फायदा हुआ, जिनके नाम थे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और कुछ को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जिनके नाम था यूपी, बिहार, एमपी और उड़ीसा। थर्ड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बेचारा जो गरीब था वो तो HYV सीड्स खरीद ही नहीं सकता था, लेकिन मेजॉरिटी प्रोडक्शन तो गरीब फार्मर करता है। अरे हाँ या ना? देश की मेजॉरिटी जनता क्या अमीर फार्मर है कि गरीब है? गरीब फार्मर है ना। तो गरीब तो HYV सीड्स ले ही नहीं पाया। तो गरीब फार्मर रहने, तो गरीब फार्मर तो HYV सीड्स तक पहुंच ही नहीं पाया बस। तो जो अमीर फार्मर ने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर फायदा हुआ, इस वजह से गरीब और गरीब हो गया। इवन HYV टेक्नोलॉजी भी सिर्फ अमीर फार्मर ही अफोर्ड कर पाया। एंड लास्ट, इकोनॉमिक डिवाइड हो गया। इकोनॉमिक डिवाइड मतलब वही गरीब और अमीर और अमीर हो गया। इस वजह से एक सीरियस चैलेंज एग्रीकल्चर का आज भी देखने को पाया जाता है। यहां पर लगभग हमारा सेकंड चैप्टर 2/3 कंप्लीट होता है, क्योंकि 54 स्लाइड्स का चैप्टर है। तो 54 का 2/3 लगभग इतना ही होता है, और हमने ज्यादा ही स्लाइड कंप्लीट किए। बचा हुआ सिर्फ इंडस्ट्रियल फेस बाकी है। बाकी 2 चैप्टर आपके इंडियन के खत्म है लगभग, क्योंकि अगला जो स्लाइड है उसको तो हमको पढ़ाने में मैक्सिमम 1 क्लास लगेगी। सो इतना पढ़ लेना, ठीक है। मैक्रो को पढ़ लेना। दिवाली होमवर्क में ऑफिशियली सिर्फ प्रोजेक्ट ही दे रहे, लेकिन आपको इम्प्लाइड है, लॉ पढ़ रहे ना अपन, इम्प्लाइड होमवर्क भी है कि पूरी मैक्रो को पढ़ के रखना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के रखना, और इंडियन के 2 चैप्टर पढ़ के रखना। तो आज की क्लास से होती है